का नुमाइंदा फोरम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1923 में ये नॉर्दर्न इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री था। पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया तो इसे वेस्ट पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नाम दिया गया। 1960 में इसे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का टाइटल मिला। आइए मिलते हैं चैम्बर के मौजूदा सदर काशिफ अनवर से, जो पाकिस्तान के कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आप कैसी हैं जी? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का बुनियादी मकसद क्या है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो एक इंटरेक्टिंग बॉडी है बिटवीन द स्टेक होल्डर्स एंड द गवर्नमेंट, और जितने भी ट्रेडर्स कम्युनिटी को, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, बिज़नेस कम्युनिटी को जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं वो उन्होंने हाईलाइट करने होते हैं और गवर्नमेंट तक उसकी प्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से करनी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी ये पता चलना चाहिए कि कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो कम्युनिटी फेस कर रही है। तो चैम्बर्स का काम ही ये है कि उन इश्यूज़ को प्रॉपरली हाईलाइट करे, उनको प्रॉपरली गवर्नमेंट तक पहुंचाए ताकि उनका सोल्यूशन निकाल सके। और देखें, कोई भी तो हमें एक बॉडी ऐसी चाहिए जो रिप्रेजेंट कर सके हमारी कम्युनिटी को। तो जो चैम्बर्स हैं वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स कौन सा है और LCCI के कितने मेंबर्स होते हैं? लाहौर चैम्बर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैम्बर्स ऑफ पाकिस्तान। कराची चैम्बर भी बड़ा है, लाहौर चैम्बर भी बड़ा है, और हमारे तकरीबन 32,000 मेंबर्स हैं, और हमारे हर साल मेंबर्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। इस साल हमारे 32,000 हैं। लाइक ये बिल्डिंग, ये स्टाफ, ये पूरा एक सिस्टम है, इसको चैम्बर मैनेज कैसे करता है, इसके अखराजात कैसे पूरे करता है? मैं ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि ये 100वां साल है लाहौर चैम्बर को बने हुए। और बिल्कुल जी, ये हमारी मेंबरशिप फ़ीस होती है, हमारे मेंबर्स जो बनते हैं उनसे एक फ़ीस ली जाती है साल की, और बाकी हमारे कुछ और भी ऐसे फाइनेंशियल जहाँ से हमें असिस्टेंस मिल जाती है। कुछ बिल्डिंग है हमारी जो हमने जहाँ से रेंट आ रहा होता है, बाकी और कुछ ऐसे काम हम कर रहे होते हैं जिससे हमें जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो जाता है। उसकी वजह से फिर हम सारे हमारी बहुत बड़ी एक R&D की टीम है, हमारा स्टाफ है, हमारी मेंटेनेंस है, तो हम फिर वो तमाम एक्सपेंडिचर्स को वहाँ से पूरा कर रहे होते हैं। LCCI का सालाना बजट कितना है? देखें, इट वेरीज़, हर साल बजट चेंज होता है। आप अगर मुझसे ये कहें कि पाकिस्तान का अगले साल का बजट कितना होगा, तो वो अगली वक्त जो मैनेजमेंट आएगी वो उसको ज़रूर देखेगी, लेकिन हम अपने एक्सपेंडिचर्स के मुताबिक उस बजट को बनाते हैं, क्योंकि हमने बहुत से सेमिनार्स भी करने होते हैं। और आप जितने सेशंस करेंगे, जितने आपके इवेंट्स होंगे, आपके अखराजात उतने ज़्यादा होंगे। तो ये हर साल चेंज होता है, इनकम के मुताबिक हम इसको चेंज करते रहते हैं। देखें, इसमें डिफरेंटली हम इनकम के मुताबिक अपने एक्सपेंडिचर्स को लेकर चलते हैं, तो हम लेकिन कोशिश ये करते हैं कि अपने अखराजात को अपनी इनकम्स के मुताबिक लेकर चलें। और चूँकि हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है, ना हम गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं, ना हम डोनेशन लेते हैं, हम अपने बजट को अपनी इनकम के मुताबिक लेके चलते हैं। तो वो जो हमें इट वेरीज। मेंबर ऑफ चैम्बर्स बनने के लिए क्या तरीक़ाकार है? सबसे ज़रूरी है कि आपको अपने इनकम टैक्स में रजिस्टर होना चाहिए। हमारा कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो फाइलर ना हो। ये लाजमी शर्त है कि आपने अपनी पिछले साल की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की हो। दूसरी बात यह है कि चैम्बर में एक इंडिविजुअल मेंबर नहीं बनता, कंपनी मेंबर बनती है। तो आपकी कंपनी होनी चाहिए। एक फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सैलरीड पर्सन उठ के आए और वो ये कहे कि जनाब मैं किसी भी चैम्बर का मेंबर बनना चाहता हूँ, तो वो नहीं बन सकता। अच्छा। क्योंकि कंपनी जो होती है वो मेंबर बनती है। तो येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, कंपनी का बैंक अकाउंट, उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न होनी चाहिए, फाइलर होना चाहिए। तो फिर जब आप ये हो तो ये मेजर ऐसी शराइतें जिसकी वजह से एक आदमी चैम्बर का मेंबर बनता है। चैम्बर के मेंबर बनने के बुनियादी पर्क्स क्या हैं? आप क्या बेसिक पर्क्स देते हैं अपने मेंबर को? देखें, हम पर्क तो कोई नहीं देते, लेकिन फ़वाइद बहुत से दिए जाते हैं। एक तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आवाज़ उठाई जाती है, और तमाम सेक्टर्स की अपनी एसोसिएशंस नहीं होती। आप अगर किसी मार्केट में, अगर किसी डिपार्टमेंट से आपको इशू है, किसी सेक्टर स्पेसिफिक जिसकी एसोसिएशन नहीं है,
उसने कहीं से तो अपनी आवाज़ उठानी है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा आप प्लेटफॉर्म देते हैं। जो प्लेटफॉर्म मिल जाता है कम्युनिटी को। दूसरा, हमारे लाहौर चैम्बर में हमारे बेसमेंट में हमने बहुत से ऐसे काउंटर्स बना रखे हैं जिससे हमारे मेंबर्स को फ़ायदे पहुंचते हैं। उसमें सर-ए-फ़हरिस्त पासपोर्ट भी है, उसमें नादरा का भी काउंटर है, पुलिस हेल्प मर्कज़ भी है, उसमें PCSIR का भी है, FBR का, FTO का, वासा का, PIA का, यानी अंडर वन प्लेटफॉर्म जो जो बिज़नेस कम्युनिटी ये बात करती है कि एज अ रोल मॉडल हमें वन पेज पे, वन प्लेटफॉर्म पे तमाम सहूलियात मिलनी चाहिए। तो लाहौर चैम्बर ने उसकी मिसाल पैदा करके दिखाई है कि एक प्लेटफॉर्म में आपको तमाम सहूलियात मिल सकती हैं। तो यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप VIP तरीके से आते हैं और आपको VIP तरीके से आपके जितने भी काम हैं, इश्यूज़ हैं, वो रिज़ॉल्व हो जाते हैं और हाईलाइट भी किए जाते हैं। बिल्कुल, और डिफरेंट कम्युनिटी जब डिफरेंट लोग मिलते हैं तो उससे एक इंटरेक्शन बढ़ता है, फ़वाइद मिलते हैं, एक तो इंटरेक्शन भी मिलती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक तो इंटरेक्शन भी होता है, दूसरा हम चैम्बर्स में तमाम डिपार्टमेंट्स के लोगों को हम इनवाइट करते हैं और हमारे बहुत से एम्बेसडर्स आते हैं यहाँ पर। हम अगर ये कह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं या हम कोई चीज़ इंपोर्ट भी करना चाहते हैं, तो जब तक आपको अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक आपका राब्ता नहीं होगा उन लोगों के साथ, तो आप नहीं कर सकते। हमारे मेंबर्स उनसे अपने प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते हैं। हम भी ऐसे इश्यूज़ जो कम्युनिटी को आ रहे होते हैं वो एम्बेसडर्स के साथ हम उसको हाईलाइट करते हैं। फिर अब डिपार्टमेंट्स की आप बात कर लें तो FBR हो गया। पिछले दिनों एनवायरनमेंट ने कहा कि स्मॉग बहुत ज़्यादा है। अब स्मॉग का इशू कम्युनिटी का था, वो लाहौर चैम्बर का नहीं था। लाहौर पूरे में स्मॉग का बहुत बड़ा इशू था। तो वी इनवाइटेड द सेक्रेटरी एनवायरनमेंट और उनसे हमने डिस्कस किया कि आप इंडस्ट्री को बंद ना करें, आप उनको वार्न करें, आप उन्हें इन्फॉर्म करें और उनको बताएं कि देखें, अगर आप उसमें एनवायरनमेंट में कुछ नुकसान पैदा कर रहे हैं तो आप ऐसा ना करें। प्रॉपर अपनी मशीनरी को इंस्टॉल कराएं, स्क्रबर्स लगाएं। डॉलर की कीमत बढ़ने से बिज़नेस कम्युनिटी में किस हद तक परेशानी बनती है? देखें, परेशानी है ही आपकी डिवेल्यूएशन की वजह से। और मैं तो ये समझता हूँ कि हम ये बार बार कहते हैं कि हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। तो हम एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे जब तक आपका इनपुट कॉस्ट कम नहीं होगा, आपकी इंडस्ट्री यहाँ पर काम नहीं करेगी। अगर आपने अपने रॉ मटेरियल्स को बाहर से इंपोर्ट करना है और महंगा इंपोर्ट करना है और फिर आपने यहाँ पर प्रोडक्ट बनानी है और फिर आपने सोचना है कि मैंने अब इसे एक्सपोर्ट करना है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। और हम अपने एक्सपोर्ट के जो हम सिर्फ 5 सेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें उन्हें डिस्करेज करना चाहिए, बिल्कुल इनकरेज करना चाहिए। हमारी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डॉलर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा? अल्टीमेटली आपका जो ये रिलाय होता है, इसका कोरिलेशन है आपका फॉरेन रिजर्व्स के साथ, इसका आपकी एक्सपोर्ट्स के साथ, आपके जो फॉरेन रेमिटेंसेस आपके एक्सपेट्रिएट्स भेज रहे होते हैं और आपके जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे होते हैं। तो अब अगर हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो तकरीबन $50 बिलियन के करीब है। मैंने ये नहीं सोचा था कि हमारा ट्रेड डेफिसिट $50 बिलियन के करीब होगा। ये ज़रूर सोचा था कि जी हमारा एक्सपोर्ट जो है वो $50 बिलियन तक चली जाएगी, इंपोर्ट कम हो जाएगी। तो जब आपके मुल्क में इंडस्ट्री नहीं होगी, आपके मुल्क में आप उस तरह से इनकरेज नहीं कर पाएंगे लोगों को, तो फिर तो अल्टीमेटली आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट से पैसे आ नहीं रहे, बाहर से जो आपके एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज़ हैं वो भी यहाँ पर मुल्क में देख रहे हैं कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। तो अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं देंगे तो ना ही आपकी विद इन द कंट्री आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और ना ही आपकी आउट ऑफ द कंट्री इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क के अंदर आएगी। तो हमें सोचना है, हम सबको मिलकर बैठकर सोचना है कि सबसे पहले यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए ताकि आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए। इंडस्ट्री को यहाँ पर लगवाना चाहिए, इंडस्ट्री को फैसिलिटेट किया जाना चाहिए है। हम नहीं जब तक करेंगे तब तक हम अपनी इंपोर्ट्स को कम नहीं कर सकते। दूसरा, ये बहुत ज़रूरी है कि हम हाइडल की तरफ जाएं। अभी वर्ल्ड बैंक और हमारा पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक हैं और जो दूसरे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा 30 से 35 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया। हमने क्या सोचा है डैम का? आज भी हमने कुछ सोचा है या नहीं सोचा? तो फिर अगर हम वी आर वेटिंग फॉर इट कि डैम आएगा, ज़लज़ला आएगा और हम उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, कोई तदारक नहीं करेंगे,
तो फिर तो ऐसा ही चलेगा। हमें आज भी सोचना है, आज भी हमने आज भी नहीं सोचा। देखें पिछले कई सालों से नुकसान, आपके फ्लड्स आ रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं, क्या किया है हमने? कुछ भी नहीं किया। अब भी हमने कुछ नहीं सोचा। देखें अगर आज भी हम वाटर रिजर्वॉयर्स पे काम करना शुरू कर देंगे, अगर आज भी हम कन्वर्ट कर जाएंगे कि हमारा पानी से बिजली बने, हमने क्या किया? मैं यहाँ पर बड़े सादा लफ्ज़ों में कहना चाहूँगा कि हमने तो कम्युनिटी ने, आवाम ने सोलर पे शिफ्ट किया। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द स्टेट कि स्टेट ने टैक्सेस को, सोलर जो जितने भी प्लांट्स आ रहे थे और सोलर की जो पैनल्स आ रहे थे उस पर उन्होंने ड्यूटी की रिडक्शन कर दी। लेकिन यहाँ पर हमारी अथॉरिटीज़ ने क्या कहा कि अब आपको नेट मीटरिंग पे पैसे कम मिलेंगे। तो भाई अगर हम अपनी हर घर अपनी ज़रूरत की बिजली खुद प्रोड्यूस करेगा अपने पैसे से, और वो फिर कंट्रीब्यूट भी करेगा एक्सचेकर में और बिजली ग्रिड को बिजली भी देगा, तो वी स्टार्टिंग पेनलाइजिंग देम इन स्पाइट के हम उसको अप्रिशिएट करते। कुछ एरियाज़ में तो अब उसको वो फाइन कर रहे हैं। तो देखें अगर हम पॉलिसीज़ ऐसी बनाएंगे, हमने पिछले साल में $20 बिलियन का फ्यूल इंपोर्ट किया। अब हमें तो ये करना चाहिए हर घर अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस करे, तो हमने तो ऐसा नहीं किया। तो हमें बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ की तरफ देखना है कि हम कंट्रीब्यूट कर सकें और हमें हर अच्छे काम को फैसिलिटेट करना चाहिए। तो देखें अगर हम बेहतर तरीके से करेंगे तो ज़रूर बेहतरी आएगी। डार साहब जब वज़ीर ख़जाना बने तो डॉलर कुछ दिनों के लिए तो नीचे आ गया, अब फिर ऊपर जा रहा है। देखें बात यह है कि हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें क्या अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए कि हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया? क्या हमें इस बात पे IMF का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए कि 7th और 8th रिव्यू हमारा अप्रूव हो गया? क्या हमें बाकी अपनी जो डोनेटिंग कंट्रीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, उनका शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कंसेंट दे दी कि वो पैसे भेजेंगे, लेकिन हमारा जो इतना शॉर्टफॉल आ गया है हमारे फॉरेन रिजर्व्स का, वी आर लुकिंग एट देम कि वो हमें असिस्टेंस चाहिए। हमारा बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, हमारा बहुत बड़ा सर्कुलर डेफिसिट है। तो हम जब तक इनको पूरा नहीं करेंगे और हमारा जब तक रुपया मजबूत नहीं होगा, डॉलर वीक नहीं होगा, तो आई होप कि हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर आएँ। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम जो $1 बिलियन के लिए ना कर रहे हैं, मुख्तलिफ IMF और बाकी एजेंसीज़ के पास जा रहे हैं, अपनी आवाम से रिक्वेस्ट क्यों नहीं करते कि वो पैसा दे दें? आपकी आवाम के पास ऐसा बहुत सा अनडिक्लेयर्ड पैसा है जो वो डिक्लेयर करना चाहते हैं, और हमें इस बात को अब समझना होगा कि हम दूसरों के पास जाएं, हम आवाम के पास आ जाएं। आवाम को हम ये कहते हैं फेवरेबल इन्वायरमेंट भी देना चाहिए ना, जहाँ वो अपने साथ को या अपने पैसे को अल्टीमेटली देखें, अल्टीमेटली आपके पास बहुत से हमारे अनडिक्लेयर्ड पैसा है, हमें उसको सिस्टम में लाना चाहिए। वी हैव टू कन्विंस IMF कि हमें ऐसे, क्योंकि देखें अगर हम आज भी उस पैसे को इकॉनमी के अंदर नहीं ना लाएंगे तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। हमें उस पैसे को इसलिए इकॉनमी के अंदर लाना है, और उससे उनका भी फ़ायदा होगा जो ये शोर मचाते हैं कि हमें ऐसी फैसिलिटीज़ अनडिक्लेयर्ड पैसे को नहीं देनी चाहिए। अल्टीमेटली जब पैसा किटी में आएगा तो आपका रुपी स्ट्रॉन्ग होगा, और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमारे रुपए को वर्सेस डॉलर 170 से 175 पे आना चाहिए। मैं खुले लफ्ज़ों में कह देता हूं कि गवर्नमेंट को एक एमनेस्टी अनाउंस करनी चाहिए। जिसके पास फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 2 साल के लिए स्टेट के पास रख दे, स्टेट उन्हें प्रॉफिट भी दे, उन्हें विड्रॉ करने की इजाज़त ना हो, और जब 2 साल के बाद जब वो अपने पैसे को विड्रॉ करना चाहें तो वो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए लीगल और उनसे सवाल नहीं होगा। इसी तरह से जिनके पास रुपया भी पड़ा है और वो या उनके पास ऐसे एसेट्स हैं जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, दिस इज़ द राइट टाइम, वी नीड फाइनेंसेस। और पैसे का रंग सफ़ेद काला ग्रे नहीं होता, पैसे का रंग जो होता है, जो उसके नोट के ऊपर होता है, वो वही होता है। गवर्नमेंट को एट द अर्लीस्ट IMF को कन्विंस करना चाहिए और उन्हें ऐसी कोई स्ट्रेटजी लेके आनी। डार साहब कहते हैं कि अभी मैंने डंडा नहीं पकड़ा वरना डॉलर नीचे आ जाता। डंडे से क्या डॉलर नीचे आ सकता है, और क्या वो वक्त है कि अब डंडा पकड़ लेना चाहिए और डॉलर को नीचे लाना चाहिए? देखें उनका स्टेटमेंट का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप जब भी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो कुछ लोग नाराज़ होते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं।
तो जब एडमिनिस्ट्रेशन टाइट होगी अल्टीमेटली, इसमें इसकी फॉरेन करेंसी की स्मगलिंग की भी बात है, उसमें होर्डिंग की भी बात है, उसमें बहुत से इश्यूज़ हैं जो स्टेट फेस कर रही होती है। तो मैंने उसी पर्सपेक्टिव में आपसे कहा कि अगर आप उसको डिक्लेयर कर जाएंगे, अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा इनिशिएटिव ले जाएगी कि अगर किसी के पास फॉरेन रिजर्व्स पड़े हैं और वो स्टेट को दे दे, क्योंकि हमारे पास अगर आ जाएंगे फॉरेन रिजर्व्स तो अल्टीमेटली हमारा रुपी जो है वो बेहतर हो जाएगा, मुस्तहकम हो जाएगा, मुल्क में भी कमी आएगी। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के चांसेस कुछ खबरों के मुताबिक पिछली हुकूमत में 16% थे और आज की हुकूमत में 60 और कुछ तो इससे भी ज़्यादा कहते हैं। तो इसकी क्या वजूहत हैं और क्या ये फिगर्स दुरुस्त हैं? पहली बात तो ये है कि मैं तो ये ना सुनना चाहता हूँ ना ये मानना चाहता हूँ कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का भी डिफ़ॉल्ट करेगा। अच्छा, बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तानियों में और वी आर वेरी होपफुल कि जौन सी भी गवर्नमेंट होगी वो इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं करने देगी। और हमें दूसरे मुल्कों के एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए, हमें उन एक्सपीरियंसेस को करना नहीं चाहिए। हमें श्रीलंका के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, हमें अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करना चाहिए, हमें ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए काम करना चाहिए, हमें अपने एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानीज़ को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो ये मुश्किल वक्त है पाकिस्तान, अगर ये ख़बरें गर्दे आम हैं कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, तो हम सब की ज़िम्मेदारी है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं चाहे वो पाकिस्तान के बाहर हैं, कि हमें पाकिस्तान को बचाना चाहिए। स्टेट की भी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे एक्शंस लिए जा सकते हैं। देखें, प्रायोरिटी लिस्ट होती है, हमें प्रायोरिटी लिस्ट को सेट करने की ज़रूरत है कि हमने प्रायोरिटी लिस्ट को कैसे मैनेज करना है। इंशाल्लाह पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा और इंशाल्लाह हमारी जौन सी भी गवर्नमेंट होगी वो बर वक्त और बेहतर फ़ैसला करेगी। आपकी ज़ुबान मुबारक करे और ये लोगों को सेंस आ जाए, हमारे पॉलिटिशियंस को ये ख्याल आ जाए। चलें हम अपने चैम्बर का ज़रा दौरा भी करवाएं, विज़िट करते हैं। श्योर। वेलकम बैक टू बाकमाल। अच्छा, ये बताइए कि हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के कौन से हॉल में खड़े हैं? ये जी हमारा अमीन हॉल है और ये हमारा मेजर मीटिंग रूम है। अच्छा। और हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अमीन साहब, उनके नाम से इसको डेडिकेट किया गया है। अच्छा। और ये पिक्चर गैलरी नज़र आ रही है मुझे, ये किन की पिक्चर्स हैं और हमारे तमाम फॉर्मर प्रेसिडेंट्स की पिक्चर्स हैं ये। और अच्छा। जो हमारे लिए बहुत बाइस फ़ख्र बात है कि मोहम्मद इसहाक डार साहब भी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। अच्छा, हियर ही जी, इसहाक डार साहब भी रहे हैं। इफ्तिखार अली मलिक साहब फेडरेशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, वो भी रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, मौजूदा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं। सो यंग, तब वो 1985 में थे वो प्रेसिडेंट। अच्छा। और आजकल भी मौजूदा जो हमारे प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन के, वो भी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। और हमारे तमाम फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम किया है, मुख्तलिफ ओहदों पे काम किया है, कम्युनिटी को सर्व किया है, पाकिस्तान को सर्व। कितने प्रेसिडेंट्स वज़ीर ख़जाना बने? इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब अपने वक़्त में अगर पंजाब में रहे होंगे तो, और सियासत में तो हमारे यही दो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ज़्यादा आगे आए। बाकी हमारे मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर उन्होंने हेड किया है। अलमास हैदर साहब CEO हैं, आजकल भी हमारा जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है उसके हेड हैं। तो देखें, हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं वो कंट्रीब्यूट मुसलसल कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। आप कब सूबाई और वफाकी वज़ीर ख़जाना बनने वाले हैं? देखें, इंशाल्लाह अभी ये टर्म मुकम्मल हो जाए और देखें इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, और जब अल्लाह को मंजूर होगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो तख्त व ताज है वो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। तो जब वो चाहता है किसी को नवाजना, वो तख्त दे देता है। तो अगर मेरी किस्मत में होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। क्या एक बेस्ट इकोनॉमिस्ट बेस्ट वज़ीर आज़म बन सकता है? यू नो, जैसे हम यूजुअली देखते हैं निगरान सेटअप्स में काफ़ी इकोनॉमिस्ट आए जो कि वज़ीर आज़म बने। देखिए, बात यह है कि मुख्तलिफ हालात, सिचुएशंस, अगर आप आजकल के हालात देखें तो यहाँ जो भी हो वो इसको नहीं कंट्रोल कर सकता। हमें डॉलर्स चाहिए हैं, तो आप एक अच्छा किसी को भी बिठा दें तो वो डॉलर्स ऐसे नहीं आएंगे। तो फिर वही बात है कि ये प्रॉब्लम्स, ये सिचुएशंस
एक तो चेंज होती रहती हैं, दूसरा हमें फिर वही बात है कि पाकिस्तान के लिए काम करना। मैं तो बार बार एक ही बात पे जोर देता हूँ कि बी पाकिस्तान के लिए काम करें, चाहे यू आर इन पाकिस्तान और यू आर आउट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, हम चलते हैं आगे, मज़ीद देखते हैं। लाहौर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का हम विज़िट कर रहे हैं, ये अमीन हॉल था। आगे देखते हैं कि और कौन से हॉल्स हैं। आई थिंक ये सोफर सबसे बेस्ट पार्ट है और बहुत शायद कम लोगों को ही पता होगा। सबसे खूबसूरत जगह है और द क्रेडिट गोज़ टू अवर सीनियर्स कि उन्होंने इस प्राइम लोकेशन पे ये जगह ली और आज हम इस प्राइम लोकेशन से फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल हमारे साथ में रेस कोर्स ग्राउंड है, ब्यूटीफुल, सामने झील सी बनी झील है और ग्रीनरी देखें। और इसकी मुनासबत से मैं एक और पैगाम भी अपनी आवाम को देना चाहूँगा कि हमें प्लांटेशन करनी है, हमें बहुत ज़रूरत है अपने एनवायरनमेंट के लिए। हम सबको अपने हिस्से का एक दरख्त लगाना चाहिए। अगर हम एक दरख्त भी लगा लेंगे तो कम्युनिटी का बोझ कम हो जाएगा, स्टेट का बोझ कम हो जाएगा, हमारे लिए बेहतरी है, आने वाले बच्चों के लिए बेहतरी है। नो डाउट। अच्छा, ये बताइए कि आप बिज़नेस ऑब्वियसली मसरूफियात रहती हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, फारिग वक्त में क्या हॉबीज़ हैं आपकी, क्या करते हैं आप? मैं फारिग वक्त में क्या होता है? सिर्फ आराम करता हूँ। अच्छा। क्योंकि बिज़नेस और फिर चैम्बर की मसरूफियात के बाद बहुत से लोगों को फिर मिलना होता है। अल्टीमेटली अब बीइंग द प्रेसिडेंट मुझे हर खुशी पे जाना है, हर गमी पे जाना है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपनी फैमिली का भी, अपने पेरेंट्स का भी, अपनी बेगम का, अपने बच्चों का, जो मेरी मजबूरी को समझते हैं और मैं सुबह से रात तक कर लें। मैं अक्सर लाहौर चैम्बर से घर सीधा नहीं जाता, किसी इवेंट पे चला जाता हूँ, किसी शादी पे चला जाता हूँ, तो मेरा सारा वक्त मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लेकिन वो कहते हैं कि फैमिली को भी थोड़ा सा क्वालिटी टाइम दरकार होता है और वो इफेक्ट होते हैं समहाउ और द अदर। नो डाउट वो बड़े अंडरस्टैंडिंग होंगे, फॉर श्योर सपोर्ट भी होगी आपको, लेकिन कहीं ना कहीं वो फ़र्क आ जाता है ना, थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, क्वालिटी टाइम तो मैटर करता है। और मैं उनको इसी बात से कन्विंस करता हूँ कि अल्लाह और उसके हबीब की इतनी करम नवाजी है कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा ओहदा दिया है, तो फिर मुझे उस इतने बड़े ओहदे की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए थोड़ा सा तो कहीं पर कंपनसेट करना होगा। तो मैं फैमिली को तो समझा सकता हूँ लेकिन किसी और को नहीं समझा सकता। और मैं फिर दोबारा बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपनी फैमिली का, अपने पेरेंट्स का, भाई का, बहन का, सबका, बच्चों का, कि मेरा कम टाइम को भी वो अकोमोडेट करते हैं और मुझे थोड़ा सा वो देते हैं क्वेश्चन कि अगर मैं उन्हें कम टाइम दे भी रहा हूँ तो वो मेरे से नाराज़गी नहीं करते। अच्छा, खेल कौन से पसंद है? खेलों से कोई शगफ है आपको? कोई ख़ास नहीं, क्रिकेट चल रहा हो फिर वही बात कि बी पाकिस्तानी, अगर हॉकी भी हो रहा है तो पाकिस्तान को जीतना है, क्रिकेट भी हो रहा है तो पाकिस्तान को जीतना है, कबड्डी भी हो रही है तो पाकिस्तान को जीतना है। शौक से कौन सा देखते हैं? क्रिकेट अगर चल रही हो, क्योंकि वो घंटे 1.5 घंटे का होता है, 20-20 मैच होता है। नाम तो मुझे नहीं याद होते लेकिन ये ज़रूर होता है। अभी कतर में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है और अर्जेंटाइन को सऊदी अरेबिया ने हराया, वहाँ जश्न का समा था। पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा कोई और खेल क्यों नहीं फ्लरिश कर पा रहा? देखिए, हमारा तो हॉकी, स्क्वॉश, हम तो इसको पीछे छोड़ गए। फिर वही बात है कि हमें स्मॉल टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी है। अगर हम सिर्फ शॉर्ट टर्म पे चलते रहेंगे तो नहीं चल सकेंगे। हमें आगे ऐसी पॉलिसीज़ को लेके चलना है। ये नहीं होना चाहिए कि पिछली गवर्नमेंट के बाद नई गवर्नमेंट आई और एवरीथिंग रोल बैक। हमें उन पॉलिसीज़ को कंटिन्यूटी में लेकर चलना चाहिए। आप बाकी जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आप देख लें वहाँ पर जाकर, उनकी पॉलिसीज़ में डिसकंटिन्यूटी नहीं आती, उनकी पॉलिसीज़ कंटिन्यू रहती हैं। हमारी यहाँ गवर्नमेंट चेंज होती है, पहले तो 5 साल एक रोड मैप भी आया करता था, 5 साल प्रोजेक्ट आया है, अब तो वो भी नहीं आता। तो जैसे गवर्नमेंट जाती है प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं और यही हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह है कि वो जो अच्छी चीज़ होती है वो भी छोड़ देते हैं कि ये पिछली गवर्नमेंट का था। अच्छा, वो प्लेयर्स या वो खिलाड़ी जो एथलीट्स यहाँ आके वो सपोर्ट नहीं मिलती, नज़रअंदाज हो जाते हैं, तो चैम्बर उनके लिए क्या करता है? देखिए, चैम्बर का सिर्फ हम उनको अपने प्लेटफॉर्म पे बुला के इनकरेज तो कर सकते हैं, हम उन्हें शील्ड दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा देखें ये कुछ चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट की होती हैं। ये पॉलिसीज़ जो हैं ये गवर्नमेंट ने बनानी है। हमारा रोल जो है, देखें, अगर हम अपने रोल से डेविएट कर जाएंगे
तो वो फिर हमारी कम्युनिटी के साथ ये इंसाफ नहीं होगा। हमारा काम है, मतलब रिसोर्सेज नहीं होते, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होती है, तो वो चैम्बर तो सपोर्ट कर सकता है। देखें चैम्बर तो अपने अखराजात को, मैंने फिर वही बात की कि चैम्बर अपने अखराजात को अपनी इनकम्स के मुताबिक लेके चल रहा होता है। और मैं अगर ये गवर्नमेंट को कहता हूँ कि अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करना चाहिए, तो मैंने अपनी टेन्योर में आकर सबसे पहला काम ये किया है कि जितने भी अनड्यू एक्सपेंडिचर्स थे, जितने भी ऐसे इवेंट्स थे जिनको मैं कंट्रोल कर सकता था, मैंने उन्हें कंट्रोल किया। और एक और बात बताता चलूँ कि मैंने आकर ओपन डोर पॉलिसी, लोग कहते तो हैं, मैं बीइंग द प्रेसिडेंट, मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला है, आपको किसी को भी मुझसे मिलने के लिए, मेरे पास आने के लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इफ़ आई एम इन द ऑफिस तो मेरे दरवाजे खुले हैं, एनी वन कैन वॉक इन। मैं तो पहले कहता था नॉक एंड वॉक, अब मैं कहता हूँ जस्ट वॉक इन माई रूम। सही। मूवीज़ वगैरह देखने का शौक है? मेरे पास टाइम ही नहीं होता, अब इतनी मसरूफियत है कि जो सबसे ज़रूरी बात है कि आई एम हेयर बिकॉज ऑफ माई बिज़नेस। मेरा बिज़नेस था तो मैं चैम्बर में आया, तो मुझे उसको भी बहुत सा टाइम देना है। आपके क्या बिजनेसेस हैं? हमारी जी मैन्युफैक्चरिंग है और हम वी आर इंडस्ट्रियलिस्ट, और फिर उसके बाद यहाँ टाइम दिया, वहाँ टाइम दिया, और जितने मुश्किल कारोबार अब हो गए हैं, जब तक बॉस सीट पे नहीं होता तब तक आपका बिजनेस फ्लरिश नहीं करता। अच्छा, कारोबारी लोग बड़े सोच समझ के पैसे लगाते हैं, तो आप अपनी बेगम को पैसे देते हुए आराम से दे देते हैं, या काफ़ी बहस होती है कि ये कहाँ लगे हैं, इतने दिए हैं तो क्यों? अब तो इतना वक्त भी नहीं होता कि अब जब मेरी बेगम मुझसे पैसे मांगती हैं तो मैं कहता हूँ मेरी टेबल के ऊपर पैसे पड़े हैं, वहाँ से ले लो। अच्छा। अब चूंकि हमारी अब पैसे देने पे लड़ाई नहीं होती और ना ही उस पर कोई कन्फ्रंटेशन होती है, ना ही मुझे उन्हें समझाना पड़ता है कि पैसे ज़्यादा खर्च कर रही हैं, ना ही उन्हें मुझे बताना पड़ता है कि मैं ज़रूरी अखराजात के लिए कर रही हूँ। मतलब ये तो उनके लिए ब्लेसिंग हो गई ना आपकी मसरूफियत। बिल्कुल, इज़ अ ब्लेसिंग। रोक टोक ही नहीं है। कोई रोक टोक नहीं है। उनसे कहता हूँ मेरे कोर्ट में पैसे पड़े हैं, कोर्ट से पैसे ले लो, और फिर मुझे, और अब तो वो बताती भी नहीं है कि उन्होंने मेरी कोर्ट से कितने पैसे लिए। अच्छा, तो आपके कितने बच्चे हैं और क्या करते हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बेटी ब्याही हुई है। अच्छा। माशाल्लाह, मेरी बेटी की बेटी भी है, मेरी बेटी का बेटा भी है, मैं नाना भी हूँ। अच्छा। और मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरा जो छोटा बेटा है वो कुरान हिफ्ज़ कर रहा है। अच्छा। उसने 6th क्लियर की, और उसकी, मेरी बेगम का बहुत शौक़ था कि वो कुरान हिफ्ज़ करे, तो फिर अल्लाह ताला की रज़ा थी कि वो कुरान हिफ्ज़ करे, तो माशाल्लाह वो 3रा पढ़ा अभी हिफ्ज़ कर रहा है। तो अल्लाह ताला बस उसे तौफीक दे कि वो कुरान को पूरा हिफ्ज़ कर सके। आमीन। चलिए अंदर चलते हैं, इतने खूबसूरत मौसम के बाद ज़रा अंदर बैठ के भी गुफ्तगू करते हैं। हाँ जी। ये कौन सा हॉल है? ये जी हमारा ज़ुबैदा हॉल है। अच्छा, और यहाँ पर भी बहुत से इवेंट्स होते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं और डिग्नेटरीज आते हैं। अच्छा। तो यहाँ पर उनके साथ बैठ के मीटिंग्स होती हैं, हमारे मेंबर्स आते हैं। चैम्बर के सदर का इलेक्शन लड़ना कितना मुश्किल है और कितने पैसे लग जाते हैं? चैम्बर के सदर का, चूँकि जी इस दफ़ा इलेक्शंस नहीं हुए तो मुझे नहीं पता कि कितने पैसे लगते हैं। अच्छा। और लेकिन अल्टीमेटली हर इलेक्शन पे एक्सपेंसेस होते हैं। हमारे तो दूसरा साल है अल्हम्दुलिल्लाह, अनअपोज्ड हो रहे हैं, और मेरे कोई पैसे नहीं लगे चैम्बर के इलेक्शंस पे। और देखें अब बात ये है जी कि पैसे लगे या नहीं लगे, आउटपुट कैसा था, रिज़ल्ट कैसा था, मैं कम्युनिटी के लिए क्या कर सका, मेरे टेन्योर में क्या हुआ। बहुत से ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर पैसे भी लगते हैं, आप सीट पे आ भी जाते हैं, पर आप डिलीवर नहीं कर पाते। अच्छा, लेकिन आपके मुखालिफ तो कहते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी की सपोर्ट तो थी, लेकिन आपके पास एक स्पेशल सपोर्ट भी थी जिसकी वजह से आप जीत गए थे ये इलेक्शंस, तो इज़ इट ट्रू? अल्हम्दुलिल्लाह, वालिदैन का साया सर पे होना बहुत बड़ी एक नेमत है, और मेरे वालिद भी फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि मेरे वालिद हमेशा ये कहते थे कि मैं कभी भी तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगा किसी भी अपने फॉर्मर ऑफिस बेरर को कि तुम्हें प्रेसिडेंट बनाएं। जब मेरा ग्रुप समझेगा कि अब तुम कैपेबल हो तो फिर मैं तुम्हें ज़रूर कहूँगा कि तुम इस पे सोचो तुम। और मैं अभी भी यहाँ पर ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि मेरे वालिद ने किसी को नहीं कहा कि मेरे बेटे को प्रेसिडेंट बनाएं। मेरे फॉर्मर प्रेसिडेंट अलमास हैदर साहब ने टेलीफोन किया मेरे वालिद को कि हमें तुम्हारे बेटे की ज़रूरत है, हमने उसे प्रेसिडेंट बनाना है। मेरे अब्बा ने कहा अगर आप लीडरशिप का फ़ैसला है कि उसे बनाना है प्रेसिडेंट, तो मैं अपने बेटे से पूछ लेता हूँ
कि वो अपनी बिजनेस के बावजूद क्या टाइम दे सकेगा। वेलकम बैक। आप बताइए कि हम कौन से हॉल में हैं, और अब तो आपके साथ बिजनेस कम्युनिटी से आपके फ्रेंड्स भी मौजूद हैं, इनका भी तारुफ करा दीजिए। ये हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी रूम है। अच्छा। और हमारी बहुत सी मीटिंग्स भी यहाँ पर होती हैं और Right. इतना लेविश्ड रूम हमने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए बनाया है कि यहाँ पर चूँकि ग्राउंड फ्लोर पे है, तमाम सर्विसेज भी उनको प्रोवाइड हों। अगर उनके कोई मेहमान आ भी जाएं तो वो यहाँ पर उनके साथ बैठें, और मीटिंग्स भी रहती हैं हमारी यहाँ पर, कोई गेस्ट आते हैं जिस तरह। इसका इंटीरियर भी बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, इसीलिए हमने इसको एग्जीक्यूटिव कमेटी रूम डिक्लेयर कर दिया। पहले कहीं दूसरे या तीसरे कमरे पे फ्लोर पे था, कहीं बहुत दूर जाकर, तो कुछ ऐसे मेंबर्स जिनकी ज़रा तकलीफ़ थी उनकी टांग में, उनसे नहीं जाया जाता था, तो इसीलिए हमने इसको ग्राउंड फ्लोर पे कर दिया कि उन्हें बहुत ज़्यादा चलना ना पड़े और उनके मेहमान भी आ जाएं और उनको तमाम फैसिलिटीज़ भी एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड हो जाए। अपने फ्रेंड्स का भी तारुफ करा दीजिए। ज़िशान खलील साहब हैं, हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड इनका बिज़नेस है, और ये भी बिज़नेस कम्युनिटी में एक नामवर शख्सियत हैं। मियाँ वकार साहब हैं, हमारे फॉर्मर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं। बिज़नेस कम्युनिटी और ताजर पॉलिटिक्स में इनका भी एक बहुत नाम है। यूसुफ शाह साहब हैं, हमारे सिटिंग ईसी मेंबर हैं, और वन ऑफ द एक्सपीरियंस्ड ईसी मेंबर हैं हमारे, और काफ़ी हमें ये कानून के मुतल्लिक बताते रहते हैं कि कानून ये कहता है, कानून ये कहता है, और हम इनकी उन तमाम बातों को मानते भी हैं। और यूसुफ शाह साहब के वालिद साहब भी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर थे हमारे। तो जी हमारे तमाम जो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स हैं, दे आर वेरी लर्नेड, और वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं हमें सजेशंस देने में, हमें गाइड करने में, हमें बताने में कि बिज़नेस, क्योंकि ये तमाम मुख्तलिफ़ सेक्टर से हैं। यूसुफ शाह साहब का ताल्लुक़ है केमिकल से, मियाँ वकार साहब का ताल्लुक़ है ऑटो से, और जिस तरह मैंने बताया ज़िशान का ताल्लुक़ है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से। अच्छा, मज़दूर तबके की मैं बात करना चाहूँगी कि कम से कम कितनी दिहाड़ी होनी चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, अभी तो जो मिनिमम वेज है वो 25,000 है, और सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस बात को ही इंश्योर करना चाहिए, बिज़नेस कम्युनिटी को भी, ट्रेडर्स कम्युनिटी को भी और गवर्नमेंट को भी, कि मज़दूर को उसकी तनख्वाह मिले, 25,000 कम से कम तनख्वाह मिले। और दूसरी बात, मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम बहुत सी अल्लाह ताला की तौफीक से बहुत से काम करते हैं, हम डोनेशंस देते हैं, पर हम अपनी कम्युनिटी का ख्याल नहीं रखते। जैसा कि अपने मज़दूरों का ध्यान नहीं रखते, अपने मुलाजमीन का ध्यान नहीं रखते। तो पहले खेश फिर दरवेश, पहले हमें अपने मुलाजमीन, अपने जो साथ वाले लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो मार्केट की कम्युनिटी है, उनका ध्यान रखना चाहिए, फिर हमें फलाह के बाकी काम भी करने चाहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दिहाड़ी के बजाय अगर फ़िक्स हफ्तावार या माहाना उनकी कोई तनख्वाह कर दी जाए इस तरह से, ताकि वो आसानी रहे, 25,000 इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री बंद भी हो जाए तो? देखें, 25,000 जो तनख्वाह है वो है तो महाना ही, लेकिन देखें अब हमें दूसरे एंड को भी तो कंसिडर करना है कि जब तक इंडस्ट्री चलेगी नहीं, एक अगर इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपनी जेब से कब तक पैसा देगा? वो तो सर्कल चलाएगा तो पैसा देगा ना, वो माल मंगवाएगा, बेचेगा अपने प्रोडक्ट्स को, उसने बिजली भी लेनी है, बाकी भी डिपार्टमेंट से टैक्स भी है, बेशुमार टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब को उससे मिलना है। और अगर उसका सर्कल नहीं चलेगा, जिस तरह के कोविड में हुआ, सर्कल्स बंद हो गए, पेमेंट्स बंद हो गई, और अभी भी जो सैलाब आया है कोविड के बाद से, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको अपने बिजनेसेस बंद करने पड़ गए। अब ऐसे हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के लोग जिन्होंने क्रेडिट पे अपने प्रोडक्ट्स दे रखे थे, उनकी तो पेमेंट्स ही डूब गई। तो बहुत बड़ा हमारी कम्युनिटी का नुकसान वहाँ भी हो गया कि दुकानें ख़त्म हो गई। आपने देखा ही है, सैलाब के सब के मार्केटों की मार्केटें पानी के साथ बह गई, कोविड में दुकानें बंद हो गई, लोग तो ये जो बेरोजगार जितने हुए कोविड में, या इस जो भी ये कैलेमिटीज वगैरह आई, तो उसमें आपके पास उनका कोई डेटा मौजूद है बेरोजगार लोगों का? देखें, ये बात तो है कि ये सारे डेटास तो गवर्नमेंट के पास होते हैं, हम उन डेटास को लेकर अपनी प्रपोजल्स दे रहे होते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ
कि कितने लोग इस फ्लड में जाम बहक हो गए। तो लाहौर चैम्बर तो ना ही तो उनकी तशखीस कर सकता है और ना ही उनकी, स्पेशली कोविड में, मतलब बहुत से लोगों के जितने भी स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स थे उनके काफ़ी सारे, सबके मतलब मेजॉरिटी इफ़ेक्ट हुई है उससे और उनके बिजनेसेस बंद हुए हैं। तो उनके लिए क्या कुछ ऐसा किया गया गवर्नमेंट के साथ मिलके? मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट। उस वक्त की गवर्नमेंट ने बहुत सी ऐसी स्कीम्स उन्होंने अनाउंस की जिसमें ले ऑफ स्कीम भी थी कि अगर एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है अगर वो अपने मुलाजमीन को ले ऑफ नहीं करेगा तो वो स्टेट से पैसे ले ले। लेकिन फिर वही बात है, उन मुलाजमीन के पैसे मिलेंगे जो रजिस्टर्ड हैं। अब हमारे एंटरप्रेन्योर्स या देखें, हमें अपनी कोताहियों को भी ठीक करना है और हमें उसको जो कानून कहता है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ज़रूर फाइल करें, डॉक्यूमेंट ज़रूर हों, अपने आप को डॉक्यूमेंट करें। तो अगर मैं एक इंडस्ट्री चला रहा हूँ और मैंने अपने मुलाजिम को EOAB में या सोशल सिक्योरिटी में या लेबर में रजिस्टर ही नहीं करा रखा तो मैं उसका फ़ायदा कैसे लूँगा। और बहुत ऐसा हुआ कि हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी थी उन्होंने चूँकि रजिस्टर नहीं करा रखे थे, उन्होंने डिक्लेयर नहीं कर रखे थे, उन्हें वो बेनिफिट नहीं मिले। लेकिन गवर्नमेंट ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। फिर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे बहुत सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर, जैसे आज अभी 16% रेट चल रहा है हमारा कायबॉर का, तब गवर्नमेंट ने 4 से 5% रेट्स पे कहा कि आप हमसे लोन ले लें और अपने सिस्टम को चलाएं। तो गवर्नमेंट ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं कि गवर्नमेंट ने उस वक़्त कम्युनिटी का साथ दिया। लेकिन कम्युनिटी को भी मैसेज है कि अब हम जब तक डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तब तक हम नहीं चल सकेंगे। एंड मैं आपके प्रोग्राम से जो हमारी सारी डिस्कशन का जो मैं कहूँगा जो क्रक्स है वो ये है कि हमें अपने आप को डॉक्यूमेंट करना है। इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि हम अपनी एक्सपोर्ट को कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या इकदाम उठाने चाहिए गवर्नमेंट को भी? देखें जी, एक्सपोर्ट को जिस वक्त हम बढ़ाने की बात करते हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास इनपुट का क्या है। बिजली हमारी सबसे रीजन में महंगी है, गैस इस रीजन में सबसे महंगी हमारी। सेकेंडली, हमारे कितने टैक्स के डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिपार्टमेंट्स हैं जो हर वक्त आपकी इंडस्ट्री के ऊपर आके बैठे होते हैं, हर वक्त आपके ऊपर चार्ज लगा के बैठे हैं, जी आपने इस डिपार्टमेंट टैक्स नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया। सेकेंडली, पाकिस्तान को अगर आप देखें तो इसमें जितनी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है उसका रॉ मटेरियल सारा इंपोर्टेड है। आप डॉलर देख लें जी, डॉलर इस वक्त 225 रुपए का इंटरबैंक में है। उसकी वजह से आपकी इनपुट कॉस्ट कितनी बढ़ गई। जब आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे, एक बात आपने धागा बनाना है, कॉटन आपकी सारी डिमांड नहीं पूरी होती, आपको इंपोर्ट करनी पड़ती दूसरे मुल्कों से। जब आप इंपोर्ट करेंगे लोकल प्रोडक्ट से तो आपने 10 रुपए की नलकी एक बना ली, इंपोर्टर से आप 20 रुपए पर चले जाते हैं। उसी से आपने शर्ट बनानी है, उसी को फिर आपने एक्सपोर्ट करना है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं। उसके बाद जब आपने एक्सपोर्ट करना है, आपने कंटेनर रेंट और फ्रेट देना है। डॉलर इतना महंगा कि डॉलर का जो फ्रेट है दैट इज $800, वो ठीक है जी, मगर जब आप पाकिस्तान के 225 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख रुपए पे बात चली जाएगी। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स ये आती हैं जी। एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे एक्सपोर्टर्स को मिलता है कि डॉलर महंगा हो जाता है, उन लोगों को पैसे ज्यादा मिलते हैं। मगर आप उसकी सब्स्टिट्यूशन में जब आते हैं, जब इंपोर्टेड रॉ मटेरियल यूज करते हैं, तो वो तो महंगे हो जाते हैं। उसी वजह से आपकी बिजली महंगी हो जाती है, इसलिए कि फर्नेस ऑयल वगैरह सारी चीजें आपको चाहिए। उसी वजह से आपकी गैस महंगी हो जाती है, क्योंकि 4 महीने का जो सीजन है उसमें गैस नहीं होती। RLNG है, LNG है, सब कुछ आपने इंपोर्ट करना है। तो बहुत ज्यादा ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम लोग ना प्रॉपर्ली एक्सपोर्ट साइड पे आ नहीं रहे। हमारी जो इकोनॉमी है ना एक्सपोर्ट फ्रेंडली नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। बहुत सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए यहाँ पे। एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का काम सबसे पहले होना चाहिए कि जो रॉ मटेरियल हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं या हम CKD SKD पार्ट्स मंगवा के डिलीशन में जा रहे हैं, क्यों नहीं हम पाकिस्तान में बना सकते? क्या पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या पाकिस्तान में स्किल नहीं है? क्या रिसोर्सेज नहीं है? रिसोर्सेज भी होंगे मगर उनकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है। अच्छा, स्किल वर्क फोर्स के लिए चैम्बर क्या रोल अदा कर रहा है? देखें, हम ज़्यादा से ज़्यादा इन डिपार्टमेंट्स को लूप में लेते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम होना चाहिए। मुख्तलिफ सेशंस, मुख्तलिफ सेमिनार्स, और गवर्नमेंट की भी मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ इस पे काम कर रही हैं, जैसे टेप्टा है, वो ट्रेनिंग सेशंस दिलवाते हैं। अब हम उनके साथ एक लाइजॉन में रहते हैं और डिपार्टमेंट्स भी जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि जो द नीड ऑफ द इंडस्ट्री है उसके मुताबिक वो अपने सिलेबसेस को भी आगे लेकर आएँ और उस तरह से वो ट्रेनिंग्स दें जो आगे उन्होंने ट्रेनिंग्स देनी है स्टाफ को। तो हम अब अल्टीमेटली हम एकेडेमिया के साथ भी लाइजॉन में हैं और वो हमसे बार बार
बार यही चाह रहे हैं, आप यही पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री। अच्छा, आप उनके कोर्स में उस अपडेट करने में जी बिल्कुल, वो हमसे इनपुट मांग रहे हैं कि किस तरह के कोर्सेज हमें बताएं होने चाहिए, व्हाट आर योर नीड्स, कैसी होनी चाहिए। लेकिन बात ये है कि हमने तो अपनी मशीनरी की इंपोर्ट पे बैन लगा दिया, हमने तो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट पे बैन लगा दिया, हमने तो उस पे बिकॉज ऑफ कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास रिजर्व्स नहीं है। ये शॉर्ट, मैं दुआ करता हूँ कि ये शॉर्ट टर्म ही स्पैन हो कि हमारी तमाम मशीनरी जो इस वक्त है जो क्लियर नहीं हो रही, आपकी टेक्नोलॉजी कैसे होगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी। हम जो कहते हैं जी कि हमने कंपेटिटिव होना है, हमने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनानी है, जब तक नई मशीनरी नहीं आएगी तब तक हम अपने ख्वाब को कैसे शर्मिंदा ताबीर करेंगे। सरकारी स्किल प्रोवाइडर अदारे इंडस्ट्री के लिए वर्कफोर्स प्रोवाइड करते हैं, क्या वो क्वालिटी बेस्ड होते हैं आपकी नज़र में? देखें, मैं बात एक ये कहूँगा कि जो हमने भी अपने MBA में पढ़ा वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। अब जो भी इनिशियल उसको ट्रेनिंग चाहिए है, इनिशियल उसको जो ट्रेन देना है, सिलेबस देना है, वो तो कैपेसिटी तो दे देगा, लेकिन ट्रेनिंग तो मैंने देनी है। अब मेरी इंडस्ट्री और हर इंडस्ट्री में आपकी जो नीड्स हैं वो फ़र्क हैं। आपने एक इंजीनियर अगर एक आया है मेटलर्जी का है, तो हो सकता है कि मेरी इंडस्ट्री में उसकी नीड फ़र्क हो, दूसरी इंडस्ट्री में उसकी नीड फ़र्क हो। हाँ, ये ज़रूर है कि जो भी आपके एम्प्लॉयर्स हैं वो ज़रूर उनमें इतना मादा होना चाहिए कि वो उनको वो गाइड करें, क्योंकि बहुत सा आप डिलीवर नहीं करते, डिलीवरेंस नहीं करते, आप देते नहीं, आप इल्म बांटने से भी डरते हैं, और हमारा ये फुकदान है कि हम इल्म बांटने से भी डरते हैं। तो वो सिखाना चाहिए। जब अल्टीमेटली इंडस्ट्री सिखाती है तो हम क्यों कहते हैं कि ये एक जो अपने, मैं ज़ाती तौर पे ये कहता हूँ कि एक एम्प्लॉय को आपका एसेट होना चाहिए। आपका जो एम्प्लॉयर है वो इतना आपका एम्प्लॉय ट्रेन हो जाए, लेकिन वहाँ पर भी बहुत से इश्यूज़ आ जाते हैं। जब एक एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा ट्रेन हो जाता है तो वो भी फिर बहुत से मसाइल वहाँ खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमें ट्रेनिंग गवर्नमेंट और प्राइवेटली हमें ज़रूर स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल सही। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि पावर कॉरिडोर्स वगैरह में बिज़नेस कम्युनिटी की रसाई आसान होती है, तो आपको इतनी ज़्यादा मुश्किलात तो नहीं आनी चाहिए? इस मुल्क में आज तक शॉर्ट टर्म्स पॉलिसीज़ के तहत मुल्क को चलाया जा रहा है, जिसको मैं पंजाबी में कहता हूँ कि डंग टपाओ। जब तक लॉन्ग टर्म्स पॉलिसीज़ नहीं होंगी, जो आखिरी तरफ बात प्रेसिडेंट साहब ने की है कि पॉलिसीज़ का कंटिन्यूशन होना बहुत लाजमी है। एक गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, दूसरी आने वाली उसको पीछे डाल के अपनी पॉलिसीज़ ले आती है। इस मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। जब तक हम पाकिस्तानी बन के पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचेंगे, हम इस मुल्क को आगे नहीं लेके जा सकते। कौन सी हुकूमत में बिजनेस कम्युनिटी के लिए बेहतरीन दौर साबित हुआ था? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आपने कर दिया है क्योंकि मैं ये समझूंगा पिछले 3.5 साल दौर में बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर ये सख्त तरीन दौर चला है। अच्छा। क्योंकि हमारी इंपोर्ट जो सी हैं वो बढ़ती जा रही हैं, एक्सपोर्ट जो सी हमारी यानी हमें बेसिकली चाहिए था कि हमें यहाँ पर चीज़ का रॉ मटेरियल पाकिस्तान में मौजूद है, हम उसकी इंडस्ट्री लगाएं। हम इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल की इंडस्ट्री क्यों लगाते हैं? उसकी हमारी कॉस्ट बढ़ जाए। यहाँ पर मिसाल के तौर पे हमारे पास नमक वाफर मुकदार में मौजूद है, हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। हमें चाहिए था कि उसमें वैल्यू एडिट करके इस वक्त इंडिया जो है सोडा इख्तियार करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, अब तक नमक वहाँ पैदा नहीं होता। हम उस इंडस्ट्री को बहुत हाईलाइट कर सकते थे, मगर हमने नहीं किया। हमने सिर्फ पैसा शॉर्ट टर्म में कमाने की कोशिश की कि नमक बेचे और पैसा जेब में डालें। ये नहीं किया कि हम अपनी एक्सपोर्ट जब वैल्यू एडिट करेंगे तो माशाल्लाह हम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो सकते थे सोडा ऐश के, मगर हमने जो कोशिश की। अच्छा, लेट मी से दैट वे कि एक तासुर है कि नून लीग की हुकूमत जब आती है तो ताजिर बरादरी बड़ी खुश हो जाती है, क्या ऐसा है? हाँ जी, ऐसा है, बिल्कुल है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि वो ताजर है, उन्होंने बिजनेस। अब जैसे हमारे मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, इस चैम्बर के प्रेसिडेंट रहे हैं 1982 में, तो सागदार साहब भी रहे हैं यहाँ पर। तो वो ताजर दोस्त पॉलिसीज बनाते हैं जिसकी वजह से ताजर खुश होते हैं कि जी ये आ गए हैं तो हमारा कारोबार भी अच्छी तरह से चलेगा। राइट। लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, और आज हमारे जो जितने भी स्मॉल बिजनेसमैन हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आप क्या टिप देना चाहेंगे वाइंड अप करने से पहले? देखिए जी, मेरी कामयाबी का राज तो मेरी वालदा और मेरी दादी की दुआएं हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि जो मेरी दादी दुआएं दे गईं अब तो वो दुआएं भी नहीं हैं।
अब तो हमारे तो नानियाँ और दादियाँ भी इतनी मॉडर्न हो गई हैं, एडवांस हो गई हैं कि जो दादी दुआएं मेरी दिया करती थी, और मैं पंजाबी में कुछ कहूँगा भी कि अल्लाह ताला अर्शां दे पाग लाए, अल्लाह ताला इन्ना देवे जिन्ना खूहां दरियावां च पानी है, ये दुआएं अब नहीं रहीं। तो मुझे मेरी दादी की दुआएं लगी हैं, मेरी वालदा की, मुझे हर जगह पे सपोर्ट है। और मुझे इस बात को कहने में कोई मज़ाइका नहीं है कि मेरी वालदा मेरा आज भी मेरी तमाम राइटिंग्स को पढ़ती हैं, मेरे तमाम इंटरव्यूज़ को सुनती हैं और उनमें से फिर गलती भी निकालती हैं, और फिर मैं वो कोशिश करता हूँ कि उस गलती को दोबारा ना करूँ, और मैं फिर उसको उनकी एडवाइस को फॉलो भी करता हूँ। और जहाँ तक SMEs की बात है जी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डॉक्यूमेंट योरसेल्फ। आप डॉक्यूमेंट कर जाएंगे आप बच जाएंगे, अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे आप नहीं बच सकेंगे। तो मेरी सबसे ज़रूरी पहली और आखिरी टिप यही है, डॉक्यूमेंट योरसेल्फ, हैव अ गुड लॉयर, और उस फील्ड में आए जिसका एक्सपीरियंस हो। पहले थोड़ा सी कहीं पर ट्रेनिंग ले लें, उसके बाद उस बिज़नेस को स्टार्ट करें ताकि आपका लॉस कम हो। अगर आप ट्रेनिंग ले लेंगे, प्रॉपर करें, बिल्कुल तैयारी से आएँ और ट्रेनिंग लेकर आएँ। अगर आप सिर्फ वॉक इन कर जाएंगे तो आपके लॉसेस के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। आप ट्रेनिंग लेकर आएंगे तो अल्टीमेटली आप किसी के एक्सपीरियंस से सीखेंगे, और यही सबसे ज़्यादा अक्ल वाली बात है कि आप एक्सपीरियंस खुद ना करें, किसी के एक्सपीरियंस से सीखें। बिल्कुल सही। चलें, इसी नोट पे अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। देखते रहिए बाकमाल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।